हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बहू भाग 4। अभी तक हमने पढ़ा कि सरोज देवी की अपनी बहू के प्रति सोच अब बदल चुकी थी। वो उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी थी। एक बार जब सरोज देवी ने देखा कि उसकी पोती शालू अपनी बुआओं के नक्शे कदम पर चल रही है, तो उसने अपनी गलती सुधारनी चाहिए। सरोज देवी ने अपने मन में तय किया कि जो गलती उसने अपनी बेटियों की परवरिश में की थी, वही वो अपनी पोतियों की परवरिश में नहीं दोहराएगी और उन्हें सारे घर के काम सिखाएगी। इसीलिए उन्होंने शालू को आवाज दी और अपने पास बुलाया कि चलो दोनों मिलकर चाय और पकोड़े बनाएंगे। अब आगे अपनी दादी के साथ मिलकर शालू ने चाय बनाई और पकोड़े तले, फिर प्लेट में सजाकर खुशी खुशी अपनी मम्मी के कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खोलकर भीतर जाकर देखा मम्मी अभी भी सो रही हैं। पहले तो उसका मन हुआ कि मम्मी को ना जगाए, आराम करने दे, परंतु मन में इतनी खुशी थी कि ज्यादा सब्र नहीं हुआ। आज पहली बार उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई थी और पकोड़े तले थे। मम्मी को बताए बिना और खिलाए बिना उसे चैन कहाँ पड़ने वाला था। उसने धीरे से आवाज लगाई, मम्मी मम्मी, अब उठो मम्मी, उठकर देखो, मैंने अपने हाथों से आज चाय बनाई है और पकोड़े तले हैं, आपके लिए भी लेकर आई हूँ। कानों में किसी की आवाज पड़ी तो कविता की नींद भंग हो गई और उसने आंखें खोलकर देखा, सामने हाथ में ट्रे लिए शालू खड़ी है। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, चाय किसने बनाई और ये पकोड़े किसने तले? आश्चर्य से पूछा कविता ने। मम्मी, मैंने और दादी ने मिलकर बनाए हैं, आपके लिए लेकर आई हूँ, खुशी जाहिर करते हुए शालू ने कहा। आज पहली बार शालू को देखकर कविता को लगा कि अब शालू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। नहीं तो पहले कुछ खाने का मन होता या भूख लगती तो सबसे पहले आवाज लगाती, मम्मी ये बना देना, मम्मी वो बना देना। हाँ बेटा, तुम ले जाओ रसोई घर में, मैं आ रही हूँ। दादी की तबीयत तो ठीक नहीं हुई अभी तक, दादी को क्यों कष्ट दिया? मुझे बुला लिया होता तो मैं बनाकर दे देती। मैंने आपको आवाज लगाई थी, परंतु दादी ने मुझे रोक लिया। कहा, मम्मी थोड़ी देर आराम कर रही है तो करने दो, उनको परेशान मत करो। चलो हम दोनों मिलकर चाय बनाते हैं और पकोड़े तल लेते हैं। तो मैं चली गई दादी के साथ। अपनी खुशी जाहिर करते हुए शालू ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर कविता को खुशी हुई और मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ आजकल मेरे लिए बहुत सोचती हैं, बहुत परिवर्तन आ गया उनमें, परंतु उनको तकलीफ देना भी सही नहीं है। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आज चाय और पकोड़े में थोड़ा ज्यादा ही स्वाद लग रहा है कविता को। बेटी के हाथ के जो बने हैं तो स्वाद कैसे नहीं होता। खुशी से स्वयं को रोक नहीं पाई और कहा, पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए तुमने और दादी ने मिलकर। बस मेरे तो सुख के दिन आ गए, बेटी मेरी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। फिर सास की ओर देखकर कविता ने कहा, माँ आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, अब मैं पहले से ठीक हूँ बहू। शालू को भी थोड़ा बहुत काम सिखा दिया करो, धीरे धीरे अपना काम करना सीख जाएगी तो तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मेरी तरह गलती मत करना। अपनी बेटियों को मैंने समय रहते सब कुछ सिखा दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। थोड़ा सा उदास होते हुए सरोज देवी ने कहा। शालू जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो समझदार बनने लगी। एक तो माँ की देख रेख में सारे कार्य सीखने लगी और दादी भी मौका मिलते ही कुछ ना कुछ सिखा ही देती। देखते ही देखते शालू 12वीं कक्षा में पहुँच गई। बचपन से ही गांव की नर्स को देखकर उसके मन में ख्वाब पनपने लगा था, जिसे पूरा करने का समय अब आ गया था। उसने अपने घर में अपनी इच्छा बताई कि वो नर्स बनना चाहती है और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई और शालू नर्स बन गई और उसकी पोस्टिंग शहर के एक अस्पताल में हो गई। वो अब शहर में ही रहने लगी। कभी कभी छुट्टी लेकर या सप्ताह के अंत में घर आ जाती। घर आती तो पूरी तरह माँ का दुख दर्द बांटने का प्रयास करती। माँ बेटी एक दूसरे के दोस्त की तरह रहने लगी, जिसे देखकर सरोज देवी के मन में भी खुशी के पुष्प खिल उठते। वो एक लंबी सांस लेकर मन ही मन सोचती, काश कि मैंने भी अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दी होती। चलो कोई बात नहीं, बेटियां ना सही, अब मैं अपने पोते पोतियों को अच्छी शिक्षा दूंगी। शालू की छोटी बहन जानवी भी अब बड़ी हो गई है। अपनी दीदी के शहर रहने के कारण घर की जिम्मेदारी अब उसने अपने ऊपर काफी हद तक ले रखी है।
दीदी नहीं है तो दीदी की भूमिका निभाने का प्रयास करती रहती है। कविता का बेटा गुरमीत भी अब बड़ा होने लगा है। उसे भी कविता अब अपना काम स्वयं करना सिखाने लगी है। जैसे स्कूल जाने से पहले जूते में पॉलिश करना, अपने कपड़े स्वयं इस्त्री करना, अपना बस्ता स्वयं जमाना आदि काम उसे समझा दिया है। 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात जानवी ने शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। अब वो कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। गुरमीत अब 12वीं कक्षा में आ गया। दीदी के हॉस्टल चले जाने के पश्चात अब माँ के कार्य में हाथ बटाना जिम्मेदारी गुरमीत पर थी। घर के छोटे छोटे कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाने गुरमीत आगे आता तो देखकर सरोज देवी का मन खुशी से झूम उठता। वो मन ही मन कहने लगती, नया जमाना है तो समय के साथ साथ चलना भी तो आवश्यक है। कल को अगर इसकी बीवी नौकरी वाली हुई तो दोनों को मिलकर ही घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारी बहू बाहर भी काम करेगी और घर में भी आकर काम करेगी तो कितना थक जाएगी। आखिरकार वो भी तो इंसान है। मैंने कविता के साथ जो गलती की है वो मैं अपने पोते के बहू के साथ नहीं होने दूंगी। लड़के को घर का काम काज सिखाना बहुत आवश्यक है आज के जमाने में। लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही सोचने लग गई हूँ। नए जमाने का तौर तरीका थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आने लगा है। अच्छा है सरोज, तू भी अब समझदार हो गई है, पहले जैसी बुद्धू नहीं रही। समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। सारी बातें सोचकर सरोज देवी के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। चलो अच्छा ही है जो ये लोग अभी से घर की जिम्मेदारी समझने लगे हैं। शांति और आत्मसंतुष्टि की किरणें सरोज देवी के मुखड़े को उज्जवल कर जाती हैं। दोनों पोतियों की शादी करने के पश्चात सरोज देवी चल बसी। पोते की शादी तक वो ना रुक सकी। मन में इच्छा तो थी परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। या यूं कह सकते हैं कि भगवान ने जितनी उम्र लिखी जीकर चल दी अपने रास्ते। सासू माँ के गुजर जाने के पश्चात घर की सारी जिम्मेदारी कविता के कंधों पर पुनः एक बार आ पड़ी। वो थी तो छोटे छोटे कार्य संभाल लेती थी। कभी कोई परेशानी वाली बात होती तो उनसे सलाह मशवरा कर लेती थी कविता। अब तो एकदम अकेली हो गई। सासू माँ कभी कभी डांट जरूर देती थी परंतु घर में फिर भी कोई तो था जिससे वो अपना सुख दुख बांट लिया करती थी। लेकिन अब तो घर में कोई भी नहीं है जिससे दो बातें कर ले। बेटा भी इंजीनियरिंग करने के पश्चात शहर चला गया तो घर बहुत सूना सूना लगने लगा है। सप्ताह अंत में पति देव घर आ जाते हैं तो 2 दिन फिर भी मन लग जाता है घर में। इंजीनियरिंग करने के पश्चात बेटे को जब शहर की किसी कंपनी में नौकरी लग गई तो कविता को बहुत खुशी हुई। इस बार अपने पति के घर आने के पश्चात उसने उनसे अपने मन की बात कह डाली। सुनिए जी, हमारा गुरमीत अब ब्याहने लायक हो गया है, कमाने भी लगा है, उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए। आपके चले जाने के पश्चात घर काटने को दौड़ता है, मुझसे और सूनापन नहीं झेला जाता। लड़की तो मिल जाएगी, एक से बढ़कर एक। अब हमारा गुरमीत इंजीनियर बन गया है, उसके मन की बात भी तो जानना जरूरी है। क्या वो शादी के लिए अभी तैयार है कि नहीं? अब की बार वो घर में आए तो तुम उसके मन को टटोलना। बड़ी समझदारी से कविता के पति ने बात कही। ठीक है, गुरमीत जब घर आएगा अब की बार तो मैं धीरे से बात छेड़ती हूँ, देखती हूँ उसके मन में क्या है। मन में खुशी और उत्साह का भाव लेकर कविता ने कहा। अब की बार गुरमीत घर आया तो कविता ने उसके सामने मन की बात रखी। अब तो तू कमाने लगा है बेटा और शादी के लायक भी हो गया है। तेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है हमने। हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। अब तुम्हारी क्या इच्छा है ये जानना चाहते हैं हम। अचानक शादी की बात सुनी तो गुरमीत थोड़ा सकपका गया। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी तो नौकरी लगी है, मुझे थोड़ा संभल जाने दो। लड़की देखने की बात सुनकर चिंता में पड़ गया गुरमीत, क्योंकि अपने ऑफिस की एक लड़की राधा से प्रेम करता है वो। ये बात वो किसी से अब तक बता नहीं पाया। घर बहुत सूना सूना लगता है बेटा, तुम सब चले जाते हो, फिर अकेले घर में रहना बहुत बुरा लगता है मुझे। घर में बहू आ जाएगी तो रौनक आ जाएगी। कविता ने बड़ी उम्मीद लगाकर बेटे की ओर देखकर कहा, माँ मैं आप दोनों से बताने वाला था परंतु बता नहीं पाया। मेरे लिए लड़की मत देखो, मैंने एक लड़की पसंद की है, अपनी ऑफिस में ही है और बहुत अच्छी है। उसका नाम राधा है, शादी मैं उसी से करना चाहता हूँ। गुरमीत ने शब्दों को चबाते हुए धीरे धीरे कहा। लड़की से प्रेम करता है? ये सुनकर कविता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और आश्चर्यचकित होकर बेटे की ओर देखने लगी।
लड़की अपनी जात बिरादरी की है ना? माँ, अब जमाना बदल गया है, जात बिरादरी कौन देखता है? लड़की और उसके घर वाले अच्छे होने चाहिए। राधा और उसके घर वाले पढ़े लिखे हैं और काफी सुलझे हुए हैं। गुरमीत ने जानकारी देते हुए कहा। लड़की कहाँ की है, शहर की या गांव की? लड़की तो शहर की है। बेटा, शहर की लड़की गांव में आकर कैसे रहेगी? अब गांव में हमेशा थोड़ी रहेगी वो। बेटे की बात सुनकर कविता चिंता में पड़ गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या कह रहा है गुरमीत? बहू गांव में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? इसका मतलब गुरमीत ने पहले से ही सोच लिया है कि बहू को अपने साथ ही ले जाएगा। फिर तो मैं अकेली ही रह जाऊंगी। तो तुमने पहले से ही सोच लिया है कि शादी के बाद बहू को अपने साथ ही ले जाओगे। यही तो होता है माँ। दोनों चाचा अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर गए कि नहीं? पर मैं तो कभी तुम्हारे पापा के साथ नहीं गई। पूरी उम्र गुजार दी गाँव में रहकर। तुम्हारे दादा दादी की सेवा करती रही। क्या मैंने कोई बुरा काम किया है? कविता की आंखें छलछला आई। माँ, वो गांव में रहना नहीं चाहेगी। शहर की लड़की है और वो भी पढ़ी लिखी लड़की है। वो भी तो नौकरी करती है। नौकरी छोड़कर गांव में कैसे रहेगी? पहले का जमाना और था, तुम्हारी बात भी और थी। तुम गांव की थी और दादा दादी की देखभाल के लिए किसी की जरूरत तो थी ना? हाँ, तो ठीक ही कह रहा है। मैं तो भूल ही गई थी कि लड़की नौकरी वाली है तो कैसे रहेगी मेरे पास। ठीक है, जैसे तू चाहता है वैसे ही होगा। एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कविता ने कहा। माँ, जीवन भर तुम गांव में रही, अब तो पापा के पास जा सकती हो। 2-1 साल पापा के पास शहर में रहकर देख लो कि शहर की जिंदगी कैसी है। शहर चली जाऊंगी तो गांव का मकान कौन देखेगा? मकान में ताला लगा देना। मकान कहीं भागे जा रहा है क्या? पुश्तैनी मकान है। तुम्हारे दादा दादी की यादें जुड़ी हुई हैं उस मकान से। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये मकान बनाया था। कैसे खाली छोड़कर जाऊं? समय के साथ कभी कभी इंसान को बदलना चाहिए माँ। इंसान अगर सीधा रहे तो टूटने का डर रहता है, इसीलिए लचीला होना चाहिए। पापा के रिटायर होने में बस 2 ही साल बचे हैं। 2 साल शहर में रह लो, देख लो शहर की जिंदगी कैसी है। पापा के रिटायर होने के बाद फिर दोनों मिलकर गांव में आकर रहना। हम तो गांव में आते जाते रहते हैं, आप लोगों से मिलना हो ही जाता है। कभी कभी आप भी शहर में हमारे पास आकर रहना। गांव से शहर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, इसीलिए आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं है। बातें समझाते हुए गुरमीत ने कहा। ठीक है, तेरे पापा आएंगे तो उनसे बात करूंगी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मन में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी निराशा का भाव लेकर कविता उठकर अपने काम के लिए चल दी। तो आखिरकार हर जगह से हार जाने के बाद कविता को थोड़ी सी आस अपने बेटे से बची थी, वो भी उसने मिट्टी में मिला दी। तो आगे क्या होगा कविता की जिंदगी में, वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।